इस समाज को ये जो जाति में बांटने वाले लोग हैं उनसे होशियार हमें होना ही पड़ेगा। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री लगातार जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ दर्शकों, उसको लेकर के बहुतेरे तर्क, वो आंदोलन हिंसा में बदल गया। वो बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, बड़ी बड़ी रकम लेते हैं और कास्टवाद से ऊपर उठकर के राष्ट्रवाद पे जाना। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। देश को समृद्ध बनाना है तो जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की बात करनी होगी। अगर देश को मिटाना है तो जातिवाद की बात करो, और अगर देश को बचाना है तो जातिवाद मिटाने की बात करो। ये शब्द मेरे नहीं हैं दर्शकों, ये बागेश्वर बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री के शब्द हैं। इन्होंने ऐसा कहा और उससे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही बातें की। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोग हैं जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए समाज को जातियों में बांटते हैं, उसके बाद में सरकार बनाते हैं और फिर केवल अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं। दर्शकों, पिछले 10-12 दिन में उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो आपको यह बताएगा कि ये क्या चल रहा है। सबसे पहले अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पीडीए का सम्मान नहीं हो रहा है। उसके बाद में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो ये कहते हैं कि अगर समाज का कल्याण करना है तो राष्ट्रवाद की बात करनी होगी, जातियों में नहीं बांटना होगा। और अब ठीक वैसा ही जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री हैं वो इस बात को कह रहे हैं। यह मामला क्या है मैं आपको एकदम विस्तार से आज बताने वाला हूं दर्शकों, लेकिन सबसे पहले आप यह सुनिए कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री क्या कह रहे हैं। पिता की 4 संतानें हैं, तो पिता को ना तो बड़ा ज़्यादा प्रिय होता है ना छोटा, सभी पुत्र समान प्रिय होते हैं। उसी प्रकार हम सब परम पिता की संतानें हैं, भगवान को हम सब परम प्रिय हैं। इसलिए हिंदू को आपस में हिंदू से नहीं लड़ना चाहिए और हिंदू राष्ट्र इस प्रकार से तो नहीं बन पाएगा। अब और कार्य बढ़ गया है, इसलिए विवाद की जगह संवाद का रास्ता यदि चुने तो भारत में समृद्धि भी होगी और कास्टवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद पे जाना है। देश को बचाने के लिए, देश को भव्य बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए हमको कास्टिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म के ऊपर जाना पड़ेगा और भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इनसे ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर कार्य करना पड़ेगा। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, जिससे समाज में बड़ी खाई खुद रही है। हिंदुओं को आपस में हिंदू से नहीं लड़ना चाहिए, हिंदू राष्ट्र इस प्रकार से तो नहीं बन पाएगा। विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने तो बेहतर होगा। इसके अलावा कहते हैं बाबा कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। अगर देश को मिटाना है तो जातिवाद की चर्चा करो, और अगर देश को बनाना है तो जातिवाद मिटाने की चर्चा करो। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इटावा की घटना पर दोनों पक्षों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया करके देश को बचाना हो तो इस विवाद को सहज तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है। देश को बड़ा बनाने के लिए जात पात से ऊपर उठना ही होगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री लगातार जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, वो केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी वो हिंदुत्व की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। अब ये पूरा जो मामला है दर्शकों, ये योगी आदित्यनाथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने भी यही बात की।
उन्होंने कहा ये लोग अब जगह जगह जाकर जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कहते हैं जातीय संघर्ष करवाकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देना, यही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वो एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं। आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि अब हमारे राज्य में जब डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो चुका है, दंगाइयों का राज खत्म हो चुका है। अब ये इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ दर्शकों, उसको लेकर के बहुतेरे तर्क हैं। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि देखिए एक खास जाति को टारगेट किया गया, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग अपनी पहचान छिपा रहे थे, इसलिए यह सब कुछ हुआ। और उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने उन कथावाचकों को पार्टी कार्यालय बुलाया, उनसे वहां पर कथा कहलवाई और उनको सम्मानित भी किया। जिसके बाद में वहीं इटावा के दादरपुर गांव में अहिर रेजिमेंट पहुंचती है और वहां पर ताबड़तोड़ वो हमले करते हैं और वो जो गाड़ियां हैं वहां पर उनको आग लगाते हैं, उनमें आगजनी करते हैं। ये देखिए तमाम मीडिया रिपोर्ट जो छपी हुई हैं, ये इटावा के दादरपुर गांव में फिर बवाल। अहिर रेजिमेंट के लोगों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ी, फायरिंग की। दो कथावाचकों से बदसलूकी मामले में अहिर रेजिमेंट के लोग गांव में घुसने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू कर दिया। एक और रिपोर्ट जो छापती है, इटावा कथावाचक कांड के बाद गांव में घुसे अहिर रेजिमेंट के लोग, पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने अपने आप को बचाने के प्रयास किए और अतिरिक्त बल को बुलाया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और जो लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे, उनकी गाड़ियों को भी हिरासत में ले लिया। तो ये आप घटनाक्रम को समझ रहे हैं दर्शकों, ये जो कुछ चल रहा है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये फिर से वो सिलसिला शुरू हो गया है समाज को जातिवाद में बांटने का। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं, सब में बुलाने की हैसियत नहीं है। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर पर बुला लें, वो बाबा अंडर टेबल पैसे लेते हैं, 50 लाख रुपए लेते हैं। एक और मीडिया रिपोर्ट जो ये बताती है कि अंडर टेबल मोटी फीस लेते हैं बाबा, बुलाने की हैसियत नहीं। अखिलेश यादव के निशाने पर क्यों आए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? अखिलेश यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मोटी रकम लेकर कथा कहने का आरोप लगाया और कहा कि सभी की हैसियत उन्हें बुलाने की नहीं है।
ये उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये सारी बातें कही जब कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि भाई ये इसमें जाति वाला एंगल क्यों आ रहा है। जिसके पास में ज्ञान है वो कथा कहेगा। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में इतना आसान नहीं है सबको बुला लेना। जो बड़े बड़े साधु संत हैं, कथावाचक हैं, उनको बुलाना इतना आसान नहीं है। वो बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, बड़ी बड़ी रकम लेते हैं। उसके बाद में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा कि भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। अब धीरेंद्र शास्त्री का अखिलेश यादव पर पलटवार, अंडर टेबल फीस पर छिड़ा विवाद। उसके बाद में एकदम साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों की रोटी पच रही है, भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। हम तो सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए मरेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। अब अलग अलग मीडिया संस्थान उनसे बात कर रहे हैं। वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि इस समाज को, ये जो जाति में बांटने वाले लोग हैं, उनसे होशियार हमें होना ही पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए दर्शकों, ये समझने की जरूरत है, जो अखिलेश यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो बार बार ये कहते हैं पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और ये जो कथावाचक वाला जो विवाद हुआ, उसके बाद भी उन्होंने यही कहा कि ये पीडीए पर हमला है, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। उन्होंने ही कहा कि अगर कुछ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। और आंदोलन हुआ, वो आंदोलन हिंसा में बदल गया। जो कथावाचक हैं उनको पार्टी कार्यालय बुलाया गया। कुछ सियासी जानकार ये कहते हैं कि केवल इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो यादव समाज से थे। लेकिन दर्शकों, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ, वो जो हिंसा हुई, वो कहां तक जायज थी। उसके बाद में जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर हैं, उनकी एंट्री इस पूरी कहानी में इसलिए होती है क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी वो ये कहते हैं कि जो साधारण परिवार हैं भाई, उनकी हैसियत कहां है कि वो इतने बड़े बागेश्वर बाबा को बुला सकें कथा कहलवाने के लिए। इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। उसके बाद में एंट्री होती है पंडित धीरेंद्र शास्त्री की, और वो ये कहते हैं कि भाई मेरे नाम पर जिनकी रोटी जिनको पच रही है वो पचती रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा। यही कहना है पंडित धीरेंद्र शास्त्री का, और यही कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी अब अपना अगला कदम क्या उठाएंगे। और अभी तक का जो घटनाक्रम है दर्शकों, वो ये बताता है कि अखिलेश यादव जी ने जो कुछ अभी तक कहा है वो केवल पीडीए को बचाने के लिए किया है। वो केवल जो कथावाचकों के साथ में हुआ, वहां के जो लोग थे, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया, वो भी अपने अपने तर्क हैं। एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वहां पहचान छिपाई गई थी। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक विशेष यादव समाज से थे, जाति को देखते हुए वहां पर टारगेट किया गया। और पंडित धीरेंद्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि भाई साहब, इन जातियों से ऊपर उठने की जरूरत है। देश को समृद्ध बनाना है तो जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। और वही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि अगर देश को विकसित बनाना है तो राष्ट्रवाद की बात करनी होगी। दर्शकों, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।